नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे देश की राजनीतिक हलचल की। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह रही कि गुरदासपुर सीट जीतने के बाद उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साहित माहौल देखा जा सकता है। साथ ही नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पे है। गुजरात दौरे पे जाकर के सीधा उनका निशाना कांग्रेस पे है और उन्होंने कहा है कि जीएसटी और नोटबंदी हमारी अहम जो स्कीमें हैं जो देश को कुछ दे सकते हैं, उनका दुष्प्रचार कर रही है कांग्रेस। किस तरह से दुष्प्रचार कर रही है, राजनीतिक करवट किस तरह की होगी। गुजरात चुनाव अहम है दोनों ही पार्टियों के लिए, बीजेपी के लिए हो चाहे कांग्रेस के लिए हो। यूं तो सभी चुनाव किसी भी दल के लिए अहम होते हैं, लेकिन गुजरात का चुनाव अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों के लिए एक ऐसा चुनाव हो गया है जो एक अस्तित्व का सवाल हो गया है, या कहें कि एक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ सवाल बना लिया गया है। कैसा रहेगा ये चुनाव? हालांकि अभी तक काउंटिंग की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन इलेक्शन किस दिन होगा उसकी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। सबको उसका इंतजार है। हिमाचल के साथ ही माने जा रहे हैं, लेकिन किस दिन होगा अभी कहना मुश्किल होगा। खैर चलिए, पूरा हमारा आज का जो मुद्दा है उसका मजमून आप देखिए और उसके बाद हम हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। हमारे साथ श्याम शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, शील दवाई जी भाजपा की सीनियर लीडर, और कांग्रेस से हमारे साथ रामनारायण मीना साहब हैं जो वरिष्ठ नेता भी हैं, राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। जरा देखिए क्या मजमून है आज के मुद्दे का। गुजरात चुनावी रंग में डूब चुका है। ये चुनाव इस बार खास इसलिए है कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद वहां पहली बार चुनाव हो रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का एक महीने में गुजरात का चौथा दौरा था। गृह राज्य होने की वजह से यहाँ के चुनावी नतीजों का उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ना स्वाभाविक है। मोदी जिस तरह से गुजरात मथ रहे हैं, उससे साफ दिख रहा है कि वे अब राज्य के मुख्यमंत्री भले ही ना हो, लेकिन पार्टी के लिए वही चेहरा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनके तेवर भी बदले दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी जिस तरह से मोर्चा संभाला हुआ है, उससे ये लगता है कि गुजरात की लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस से कहीं ज्यादा मोदी बनाम राहुल बन चुकी है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर तीर छोड़े जा रहे हैं। एक तरफ वंशवाद में पली बड़ी राजनीतिक प्रवृत्तियां हैं, पार्टियां हैं। दूसरी तरफ आदर्शों और विचारों को लेकर के संकल्पबद्ध कार्यकर्ताओं की पार्टियां हैं। ये संकल्पबद्ध समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी के दर्शन हो रहे हैं। साथियों, लोकतंत्र में चुनाव एक यज्ञ होता है और चुनाव के यज्ञ में लोकतंत्र के सभी सिपाही, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने वाले सभी मतदाता, लोकतंत्र के इस यज्ञ में हर कोई जुटता है। लेकिन सतयुग से हम सुनते आए हैं, रामायण महाभारत के कालखंड से सुनते आए हैं, जब जब यज्ञ होता है तो रुकावट डालने में भाई रुकावट करने वाले कमी नहीं रखते हैं। जितने विघ्न डाल सकते हैं वो डालते हैं, और जिनको इस यज्ञ का फल नहीं मिलने वाला है, उन लोगों के लिए अड़चनें पैदा करना, रुकावटें पैदा करना, यज्ञ को अपवित्र करना, इसके बिना उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। बीजेपी गुजरात में बड़ी जीत चाहेगी, क्योंकि छोटे अंतर से जीतना या कांग्रेस का जनाधार बढ़ना जैसी स्थितियां भी बीजेपी के 2019 के लक्ष्य में थोड़ी मुश्किलें बढ़ाएंगी। 2012 के चुनाव में भी बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान हुआ था। कांग्रेस भी यहां हिंदुत्व से जुड़ा सॉफ्ट कार्ड खेल रही है। राहुल गांधी ने दौरे की शुरुआत द्वारिका के मंदिर से की और सोशल मीडिया पर उनके फोटो भी शेयर किए गए और कई मंदिरों का उन्होंने दौरा किया। कांग्रेस इसके जरिए
तुष्टीकरण की राजनीति का टैग भी हटाना चाह रही है। युवाओं को हिंदुस्तान में रोजगार आज नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को वो हर साल रोजगार दिलवाएंगे और हिंदुस्तान के युवा ने उन पर भरोसा किया था। पार्लियामेंट में हमने पूछा, बीजेपी के मंत्री से हमने पूछा, आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था, आप हमें बताइए इस साल आपने कितने युवाओं को रोजगार दिलवाया? पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार ने 1 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाया। अब देखिए, हर रोज 30,000 युवा, नए युवा रोजगार ढूंढने के लिए निकलते हैं। हिंदुस्तान की सरकार उसमें से सिर्फ 400 लोगों को रोजगार देती है। पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट के परिणाम ने भी कांग्रेस में एक नई ताकत झोंक दी है। कांग्रेस को गुजरात में उम्मीद इसलिए दिख रही है कि यहां कांग्रेस के लिए पिछले 20 सालों की तुलना में ये सबसे बेहतर मौका माना जा रहा है। सत्ता जनित नाराजगी के फैक्टर समेत कई फैक्टर्स बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के तेवर कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी के नेता राहुल गांधी को हल्के में लेने का दिखावा जरूर करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के आला नेताओं के दौरे बीजेपी की बेचैनी भी निश्चित रूप से बयान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो आपने देखा कि गुजरात का चुनाव इस तरह से हो रहा है जैसे देश के आम चुनाव का सेमीफाइनल हो। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही अहम इस मायने में भी है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला गुजरात में चुनाव होगा विधानसभा का, और ये इसी वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वो भी गुजरात से ताल्लुक रखते हैं और नरेंद्र मोदी भी। अगर ये चुनाव बीजेपी हारती है तो उंगली उठना शुरू होंगी कि पार्टी और नेता दोनों ही उस वेग को और लहर को समझ नहीं पाए जो जनता पहले से आगाह कर रही थी। और अगर बीजेपी, क्योंकि 2007 में 127 सीट थी बीजेपी के पास में और 2012 में ये सीट 117 पे, यानी कि 10 सीट का सीधा नुकसान हुआ था। अब देखना होगा कि बीजेपी किस कदर आगे बढ़ती है, क्योंकि अभी जो सर्वे आ रहे हैं सब मिले जुले आ रहे हैं। किसी में कांग्रेस को आगे बताया जाता है, किसी में बीजेपी को बताया जाता है। पाटीदार आंदोलन, व्यापारियों की नाराजगी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होंगी। खैर देखना होगा। हमारे साथ इस वक्त रामनाथ जी मीना साहब हैं। मीना साहब, कोई भी चुनाव आम और खास होता है, किसी के लिए भी होता है, किसी भी राजनीतिक दल के लिए होता है, निर्दलीय प्रत्याशी के लिए भी होता है। लेकिन गुजरात का चुनाव जिस तरह से रंग चढ़ता जा रहा है, हालांकि डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन चाहे राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, 1 महीने में 4 दौरे करना, और राहुल भी अपनी नुक्कड़ सभाएं हैं वहां जा करके कर रहे हैं। देखिए साहब, ये परिस्थितियां बहुत बदल गई है। मोदी जी एक सूबे के मुख्यमंत्री के नाते भाषण दिया करते थे, बोला करते थे, केंद्र सरकार के ऊपर कटाक्ष किया करते थे, आक्रमण किया करते थे और देश की बात किया करते थे, बेरोजगारी की बात किया करते थे, क्योंकि बोलने में तो माहिर है ही। जिस संस्था से उनको ट्रेनिंग मिली है वो बोलने के अलावा क्या क्या देश के लिए, मैं उस पर ज्यादा नहीं कह सकता। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, आज जब से प्रधानमंत्री बने हैं बेरोजगारी बढ़ी है। जब से प्रधानमंत्री बने हैं सपोर्ट प्राइस किसानों की जो भी है उस सपोर्ट प्राइस पे आप कहीं भी जिंस नहीं खरीदी जा रही है, जबकि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि सपोर्ट प्राइस पे एक एक दाना खरीदा जाए। इनके पास एजेंसी नहीं है, इनके पास कर्मचारी नहीं है, इनके पास तोलने वाले नहीं है, और जहां कहीं भी ये जाते हैं केवल जो इनके डिसीजंस है वो कुछ मुट्ठी भर
औद्योगिक घरानों, बड़े घरानों के नाम पे किए गए हैं। और ये बात भी देश में प्रचलित है कि इन्होंने नोटबंदी के नाम देश को मारा, जीएसटी के नाम पे व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। परिस्थितियां बहुत बदल गई है। मीना साहब, एक सवाल है मेरा आपसे यहाँ पे कि बीजेपी जो खुशी और उत्साह से लबरेज है उत्तर प्रदेश चुनाव के नाते है, उत्तराखंड के नाते है, उसकी वजह साफ है। जिन मुद्दों को लेकर के गुजरात में भी कांग्रेस जा रही है, जो चर्चाएं कर रही है, बीजेपी का साफ कहना है कि ये सब इश्यू तो उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान भी उठा चुके थे, लेकिन रिजल्ट सामने है। तो बीजेपी को कहीं यह लगता है कि बिल्कुल हमारे सही कदम थे और प्रतिपक्ष बेवजह इसे भुनाने की कोशिश करेगा और इस पे एक नेगेटिव मेंटेलिटी के साथ में पब्लिक के बीच जा रहा है, जबकि कोई इश्यू नहीं है बीजेपी की नजर में। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हैं। वास्तविकता ये है। तो गुजरात से का चुनाव उत्तर प्रदेश चुनाव से कैसे अलग होगा? बिल्कुल डिफरेंट हो गया। इन्होंने अपनी पार्टी के हित में खुद शासन संभालने के लिए इन्होंने जिस प्रकार से डिमोनेटाइजेशन किया, विमुद्रीकरण किया, जिस प्रकार से जो इन्होंने डिसीजंस लिए और उसके बाद इन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस अपना करके पैसे की बौछार करके, मैं आपसे एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इन्होंने क्या किया। गरीब आदमी एक नोट को लेके 4-4 दिन बैंक की लाइन में खड़ा है, फिर वो बड़े पूंजीपति जो इनके मित्र है, जो इनके कंधे पर धर के चलते हैं, उनका पैसा किस एसबीआई अकाउंट में जमा हुआ, ये देश की जनता धीरे धीरे पहचान चुकी है। बहुत से मुद्दे नए मिल गए हैं, इसलिए परिस्थिति वो नहीं है, परिस्थिति बहुत डिफरेंट है। और डिफरेंट होने के अलावा भी कहां हम क्या कर रहे हैं ये देश की जनता समझ चुकी है। बेरोजगार तब भी ये विश्वास करते थे हम कुछ करेंगे, आज एक तबका ये बता दें मौका नहीं मिल रहा है लोगों को, और मौका मिलेगा गुजरात में। और निश्चित तौर पे ये फेल हो चुके हैं, ये जोड़ी फेल हो चुकी है, इनकी पार्टीज के लीडर फेल हो चुके हैं। सिन्हा साहब ने जो कुछ कहा वो अपने आप में बहुत कुछ कह दिया। शत्रुघ्न सिन्हा इनकी पार्टी के, यहां तक कि उत्तर प्रदेश की इनकी जो मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, उन्होंने भी ये कहा कि इस तरह के जुमले हमें नहीं बोलना चाहिए। मोदी और शाह साहब जो बोल रहे हैं 20 साल भी अच्छे दिन लाने की स्थिति में उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, इनके मंत्री बोल रहे हैं। और गुजरात में तो आम आवाम इस बात को समझ चुकी है। हालांकि इन्होंने गुजरातीकरण किया है, इनको पता है गुजरात हमारे पास रहना चाहिए। मोदी और शाह नहीं, कैबिनेट सचिव इनका, फाइनेंस सेक्रेटरी, मतलब गुजरात ही जैसे देश को चला रहा हो, किसी को इनको विश्वास नहीं हो, तो अविश्वसनीय इतनी बढ़ गई देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कि ये केवल अपने नजदीक के लोगों। मैं लौटूंगा आपके पास में। सील जी, आपसे जानना चाहूंगा, एक तो कांग्रेस का सीधा आरोप ये है और बात लगातार ये कही जा रही है कि बीजेपी में बौखलाहट है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि जब ये माना जा रहा था कि हिमाचल गुजरात के इलेक्शन एक साथ होंगे, काउंटिंग डेट दोनों की एक बताई जा रही है, तो इलेक्शन की डेट डिक्लेयर नहीं की जाए, सिर्फ इस वजह से रोका गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और वो वहां जाकर के कुछ बौछारें कर सकते हैं। लगातार इस बात को लेकर के चले, लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी काफी चल रहा है। तो पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि किसी स्टेट कैंपेनिंग में चुनाव से पहले जिस तरह से बीजेपी रंग दे रही है, अपनी कोशिशें कर रही है, हालांकि बिहार में भी की, उत्तर प्रदेश में भी की, लेकिन अब उंगली ज्यादा उठ रही है कि बीजेपी में कहीं अंदर से बौखलाहट है। ये प्रतिपक्ष का आरोप है, सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है ये। योगेंद्र जी, ये मैं समझती हूं कि ये कांग्रेस की हताशा है और निराशा है, और इनको साफ दिख रहा है कि गुजरात तो एक मुंगेरी लाल का सपना ही बनकर रह जाएगा। क्योंकि जिस तरह से गृह राज्य मोदी जी का है, अमित शाह वहां पर आए, उन्होंने जितना काम किया है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ी करी है, भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी सदस्यता वाली पार्टी बनाया है, और जिस तरह से बूथ स्तर पर जिस मैनेजमेंट के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसके सामने कांग्रेस अपने आप को बहुत ही बिखरी और मैनेजमेंट में फेल महसूस कर रही है। तो इसलिए उद्गार आ रहे हैं। जो राहुल गांधी वहां पर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विकास को ढूंढ रहे हैं। अरे विकास तो जब से नरेंद्र मोदी जी वहां पर मुख्यमंत्री रहे, विकास तो पूरे देश में, विश्व में सर चढ़कर बोल रहा है। और मैं आज ये बता देना चाहती हूं कि जब विकास बोलेगा, विकास जनता के दिलों में है, विकास जनता के मन में है, और जिस दिन विकास बोलेगा ये कहीं भी नजर नहीं आएंगे वहां पर, और विकास को ढूंढते करेंगे, और विकास सर चढ़कर बोलेगा। अब इसमें से जुमला कौन सा है? विकास सही है, दिलों में है, और विकास पागल है, किसको माना जाए? देखिए, जुमला तो ये कर रहे हैं,
राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको डर जो सता रहा है वो यही है क्योंकि विकास का जो गुजरात का मॉडल है वो अपने आप में एक ऐसा है जिसको विश्व के अन्य देश भी उसको लागू करना चाहते हैं। इनको डर विकास से ही और विकास को ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा चलिए श्याम शर्मा सब तय करेंगे कि डर किसको है। श्याम जी आपसे जानना चाहूंगा कि गुजरात पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि वहां पे बीजेपी के शीर्ष लीडरशिप वहीं से है, देश के प्रधानमंत्री हों चाहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, भाजपा के दोनों वहीं से आते हैं। दोनों के एक प्रेस्टीज और अस्तित्व का सवाल है कि दोनों नेता वहां से अगर बीजेपी किन्हीं कारणों से अगर वहां हार जाती है तो आप सोच सकते हैं कि उंगलियां उठेंगी। बिहार में हालांकि चुनाव हुआ था, पार्टी हार गई, लेकिन वहां इतनी बड़ी जवाबदेही नहीं थी जितनी गुजरात में होगी। योगेंद्र जी, जिस प्रकार से अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव, एक लोकसभा के चुनाव गुरदासपुर से बीजेपी जिस तरह से हारी 1,98,000 से, और दूसरे केरल में हारने के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस में कुछ मजबूती और विश्वास तो पैदा हुआ है। अब ये देख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री को इतनी चिंता हो गई कि आज चौथी बार पहुंचे हैं गुजरात यात्रा पर। गौरव यात्रा का आज समापन है, उसमें वो आज मैं भी सुन रहा था, बोल रहे थे तो वो बड़े तरीके से बोल रहे थे कि मैं आज सामने उन लोगों को देख रहा हूं जिनके मैं स्कूटर पे घूमा था, पैदल घूमा था, उनकी कारों में घूमा था। इस प्रकार से लोगों को विश्वास दिलाने की वापस बात कर रहे हैं कि मैं आपके साथ पहले भी था और आप भी हूं। नहीं, वो देश की बात नहीं कर रहे, आज वो गुजरात की बात करने लगे। वो गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह भी देश की बीजेपी के प्रधान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उस नाते से उन्हें पूरे देश की चिंता में नहीं सता रही है केवल गुजरात की चिंता। अगर गुजरात में उनका अस्तित्व डगमगाया तो निश्चित रूप से पूरे देश में उसका संदेश जाएगा। इसी का कारण देखिएगा कि आप हिमाचल के चुनाव की तारीख घोषित हो गई, लेकिन गुजरात की आज के बाद होगी क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा था। इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने तालमेल करके कि तारीख भी लेट घोषित कर रहे हैं, तो इससे अच्छी चीजें नहीं जाती है। आपको चुनाव एक साथ डिक्लेयर बाद में करा लेते हिमाचल का, क्योंकि हिमाचल के साथ ही जब दो उपचुनाव एक साथ होने हैं तो एक साथ तारीखें अलग अलग क्यों? आप अब देखिए हमारे उपचुनाव भी दोनों घोषित नहीं हो पाए, उसका कारण है कि अभी कुछ टाइम चाहिए उनको। तो इस तरह की जिस प्रकार की बातें हो रही है उसे निश्चित रूप से बीजेपी का जिस प्रकार से बोलबाला शुरुआत में था, जब 2014 में मोदी जी पीएम प्रत्याशी बनकर के पूरे देश में घूम रहे थे और आज फिर से वो वापस प्रधानमंत्री के रूप में गुजरात में चौथी बार गए हैं, तो उससे लग रहा है कि उनकी स्थिति पहली जैसी स्थिति नहीं है। पाटीदार नाराज है, आप देख लीजिए पाटीदारों ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे। कांग्रेस के साथ जाने की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन कह रहे हैं कि उसका फायदा किसको मिलेगा? कांग्रेस को मिलेगा। तो ऐसी बात, व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से नाराज है। अमित शाह के बेटे जयंत शाह की कंपनी के घोटाले का जब से खुला है उससे कांग्रेस में कुछ जान आई है, मैं मान के चलता हूं कि लेकिन अमित शाह से तो खारिज कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कहा कि बिना सबूतों के इस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है, गलत है। ये पहली बार हो रहा है कि एक आरएसएस कह रही है कि सबूत दो। सबूत दो नहीं दो, जिसने उजागर किया है उसमें जो तथ्य घोषित किए उसमें कुछ न कुछ तो है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है। जिसकी कंपनी को फायदा देने के लिए जो वो खुद अमित शाह वहां के डायरेक्टर रहे, जो कोऑपरेटिव बैंक के, वो आपको ऋण देता है, सस्ती दर पर ऋण मिलता है, यही तो फायदा है उसमें। ये बहुत ज्यादा लाभ तो नहीं हुआ, 80 करोड़ का टोटल लाभ है, टोटल मिला के देखा जाए तो वो तो बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन गड़बड़ तो हुई, ये कंपनी खुली और उसके बाद 2 साल बाद बंद कर दी जाती है। उसको रतलाम में आपके पीयूष गोयल उस कंपनी को फायदा देते हैं बिजली मंत्री होने के नाते, बिजली मंत्री के होने के नाते आप उसका स्टेटमेंट ओपन कराते हैं। तो इसे लगता है कि ये सब चीजें बीजेपी के लिए। एक बात और जानना चाहूंगा मैं, देखिए कुछ एक राज्यों से जब लगता है कि कांग्रेस के पास भी एक ऐसा जिताऊ कैंडिडेट है कि जिसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, बीजेपी के पास है तो बीजेपी आगे बढ़ रही है, अपने लीडर का डिक्लेयर कर देती है कि हमारा नेतृत्व ये करेगा और हमारा चेहरा ये है। जैसे वीरभद्र सिंह के लिए कह दिया कि माफ करेगा हिमाचल में हमारा फेस होगा। राहुल गांधी ने जैसे चुनाव अनाउंस ट्वीट किया उन्होंने। लेकिन गुजरात में दोनों पार्टियां अभी तक किसी चेहरे को लेकर नहीं आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे राहुल बना नरेंद्र मोदी चुनाव हो रहा हो। देखिएगा कि क्योंकि अभी राहुल गांधी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होना है, उसकी प्रक्रिया राजस्थान से शुरू हुई। आपने पता हो राजस्थान पहला राज्य था जिन्होंने उन्होंने कह दिया कि हम इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने की सर्वसम्मति से अनुमति देते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में से चला गया प्रस्ताव, तो उनको भी वो प्रक्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते चल रहा है।
अब क्योंकि चुनाव निश्चित रूप से राहुल और आपके नरेंद्र मोदी के बीच में एक प्रतिष्ठा का सवाल तो होगी, क्योंकि निश्चित रूप से बघेला को जो तोड़फोड़ कराई है नरेंद्र मोदी के माध्यम और अमित शाह ने, उसका कारण है कि कांग्रेस को कमजोर करने की स्थिति करना था, इसलिए बघेला को अलग कर दिया गया। अब लेकिन बीजेपी इन सब चीजों को खारिज करती है कि हमारा कोई मतलब नहीं है, पार्टी का इंटरनल मामला था और उन लोगों ने किया। शंकर सिंह वाघेला की अगर बात की योगेंद्र जी, अगर बीजेपी खारिज करती है तो अभी राज्यसभा के जब चुनाव हुए थे तो इनके समर्थित ही थे ना, उनके समधी जो खड़े हुए थे, तो ये कैसे कह सकते हैं कि बघेला का उनसे संबंध कुछ भी नहीं है, वो नहीं है। सारी बातें, बहुत सारी चीजें हैं कि जब कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इसके समर्थन में नहीं जा रहे, लेकिन ये है कि गुजरात चुनाव निश्चित रूप से भले अब राहुल गांधी जितनी स्थिति, क्योंकि वो भी लगातार रूप से वहां चुनाव में जा रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो कमान संभाले हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में गुजरात का चुनाव होगा रोचक और बिल्कुल सत्ताधारी पार्टी को बहुत आसानी से जीतने नहीं देगी बीजेपी या अन्य लोग जो भी हैं। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है बीजेपी के पास साधन अधिक हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो वहां घोषणाएं भी आज में अभी चल रही है उनकी सभा, तो उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि हम जो आपके देखिएगा कि जो वो ट्रेन लाने की बात भी कही है। मैं एक बात जानना चाहूंगा श्याम जी यहां से कि पब्लिक आज भी हम एक 21वीं सदी में की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पढ़ा लिखा हिंदुस्तान है। अभी भी ये माना जा सकता है कि जिनको लेकर के प्रतिपक्ष जुमले कहता हो और अनाउंसमेंट यानी कि लोक लुभावन जो दावे और वादे किए जाते हैं, क्या पब्लिक उनसे वास्तव में ये सब चीजें, जब किसी पार्टी की हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस भी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, पब्लिक के बीच में जा रही है, कहेगी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इस तरह से बीजेपी करेंगी, तो जनता बिल्कुल आज भी भरोसा करके चलती है, अपने विवेक से काम लेती है कि ये संभव है कि नहीं है, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। योगेंद्र जी, क्योंकि प्रधानमंत्री होने के नाते वो कुछ दे सकते हैं केंद्र से, उसमें तो दो राय नहीं है, उनके पास बजट होता है। क्योंकि अब जब बाढ़ आई थी तो प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ दिए ही थे और कहा कि और भी देने के लिए तैयारी कर रहा हूं मैं, तो वहां पर बहुत सारी घोषणाएं प्रधानमंत्री अपने बजट से कर सकते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के नाते कुछ बजट एक्स्ट्रा देने के अंदर गुजरात, हर चीज को गुजरात ले जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि जब वो खुद मुख्यमंत्री थे 3 बार तो गुजरात की बात करते थे। आप पुराना अगर आप उमा भारती का भाषण सुने, उन्हीं के मुख से कहते हैं कि वो मोटा भाई कहती है उनको, वो कहते हैं कि इन्होंने कहा है कि हमने यहाँ पर विकास की गंगा बहा दी, तो विनाश पुरुष कहती है। वो सारी बातें आप पुराने भाषण देखी थी कि आज उनकी कैबिनेट की मिनिस्टर है और वो गौरव यात्रा में कह रही थी अब तो पुरानी बातें भूल जाइए, अब तो बहुत सारे विकास कर दिया है। तो सारी बातें विकास, आज हम प्रधानमंत्री इतना जोर डाल रहे हैं, किसी स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं कर रहा, वहां का मुख्यमंत्री बहुत पीछे रूपाणी जी, वो आम सभाओं में उस तरह से नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के नाते मैंने इतने दिन में कुछ काम किया। आनंदी बहन ने जिस प्रकार की प्रणाली अपनाई वो विरोध पक्ष में हो सकती है, क्योंकि वो स्थिति खराब कर। चलिए श्याम जी, मैं रोकना चाहूंगा एक ब्रेक के लिए यहाँ पे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। किस तरह से रंग बदल रहा है गुजरात का चुनाव, हालांकि अभी तक डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जहां पे हुई है हिमाचल में भी वहां मतदान होगा, लेकिन हिमाचल में वो रंगत चढ़नी चाहिए, चढ़ेगी। वहां पे भी एक्सरसाइज पार्टियों ने शुरू कर दी है, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई है उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात के चुनाव पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं देश की राजनीति की। देश की राजनीति में अब होने ये लगा है, अब तक ये चलता आ रहा था कि अमुक कैंडिडेट एक इलेक्शन का फेस होगा, मुख्यमंत्री होगा, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन पार्टियां अपने हिसाब से गलियां निकालती हैं। अगर उनके पास में कोई चेहरा है तो कह दिया जाता है कि हमारा नेता ये होगा, अगर नहीं है तो कह दिया जाता है कि हमारे परंपरा नहीं है, और जैसे ही विधायक तय करेंगे हम जरूर आपको बता देंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसा ही गुजरात में हो रहा है, ना बीजेपी के पास में ना कांग्रेस के पास में अभी चेहरा है। चेहरा इस वक्त जो है तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी है, दोनों के बीच जैसे कि कड़ा मुकाबला होने वाला हो उसी तरह से तैयारियां चल रही हैं। दोनों तरफ से कोई कमी नहीं है। राहुल गांधी अपनी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और प्रचार का तरीका थोड़ा कांग्रेस ने बदला है। मैं एक बात जानना चाहूंगा मीना साहब आपसे कि ऐसा क्या हो रहा है कि
दोनों ही तरफ से चेहरे नहीं बताए जा रहे हैं। योगेंद्र जी देखिए, पहल बीजेपी नहीं कर, इसलिए कांग्रेस भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धन बल के आधार पे, करप्शन के आधार पे बघेला जी नहीं वैसे नहीं गए। आज सुखराम जी के नाम पे बोलते हुए घृणा करते थे जो संस्कारित लोग अपने आप को कहते हैं, उनकी तो ये स्थिति हो रही है कि नरेंद्र मोदी के मुखारबिंद से, अमित शाह के मुखारबिंद से, जैसे वो कोई भगवान का मुखारबिंद हो, जो बोलते हैं वही वो संस्कारित पार्टी बोलती है। तो स्थितियां बहुत बिगड़ी हुई है, इसलिए कांग्रेस रिस्क नहीं लेना चाहती। कांग्रेस कह सकती है, लेकिन सामने वाले लोग कथनी और करने में बहुत ज्यादा अंतर है। हालांकि होगा वही। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपकी इजाजत हो। लाख बर्फ गिरे, हजारों बर्फ गिरे, लाख चले आंधियां, फूल खिलेंगे जो खिलने वाले हैं, जो रिजल्ट आएगा निश्चित तौर पे आएगा, लेकिन रिजल्ट बीजेपी के खिलाफ देश की जनता लाएगी। गुजरात भी उसमें शामिल है, इसलिए चेहरा कोई करे नहीं करे, बीजेपी का जो तौर तरीका चल रहा है हिंदुस्तान में, जिस तरह से मुट्ठी भर लोगों को आगे बढ़ाकर उनके पैसे से, धन बल से, आज कांग्रेस से 10 गुना ही नहीं, उससे ज्यादा भी चंदा इनको सेठ लोग दे रहे हैं। तो इस तरह से जो बीजेपी चल रही है, उसके देश की परवाह नहीं है, देश की अस्मिता की परवाह नहीं है। धर्म का नाम लेकर के धर्म को नष्ट किया तो सबसे बड़ा उसने किया है। यदि देश का राष्ट्रपति एक मुख्यमंत्री को धार्मिक भावना से पांव छूता है, हाथ जोड़ता है, आगे के नमस्कार करता है, तो देश की राजनीति कमजोर हो गई। जैसा आपने भी कहा, चुनाव आयोग यदि देश की सरकार चलाने वालों के कहने से चुनाव की तिथियां जैसा साबित हो रहा है, तिथियां निश्चित करे, तो हमारी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वहां समय है, वो इलेक्शन तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं। इलेक्शन कमीशन का जो व्यक्ति बोल रहा है, देखिए आप थोड़ा 2 मिनट शांत रहिए। इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, वो मुंह से बोल रहा है या दबाव से बोल रहा है, या वह अपनी गलती को ठीक बताने की कोशिश कर रहा है। जो स्थितियां बन रही है, सारी एजेंसीज के ऊपर जिस तरह से कब्जा कर रहे हैं, ये देश के लिए ठीक नहीं है, हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। लेकिन गुजरात में निश्चित तौर पे जो परिस्थितियां बनी हुई है, मुख्यमंत्री का कांग्रेस तो इसीलिए नहीं कर रही कि बीजेपी की चाल चलन और चरित्र में बहुत अंतर है, इसलिए कांग्रेस रिस्क नहीं ले रही है। बाकी बीजेपी डिक्लेयर करेगी, कांग्रेस को डिक्लेयर नहीं। तो बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं आप लोग या अपनी पॉलिसी को? बीजेपी को फॉलो नहीं करे, बीजेपी की जो प्रैक्टिसेज है, चाल चलन और चरित्र जिस तरह का उनका संदिग्ध हो चुका है। कैंडिडेट में क्या चाल चलन और चरित्र की बात आपने देखा होगा, जिसे खरीद फरोख्त हो रही है, ये कहते थे हम ईमानदार हैं, तो सुखराम और उसके लड़के को कभी हिमाचल में नहीं तोड़ते। पैसे के आधार पर जो खेल हो रहा है, करप्शन के आधार पर खेल हो रहा है, इतनी बड़ी करप्ट पार्टी वर्ल्ड में नहीं है। साबित कर सकते हैं आज नरेंद्र मोदी को हम ईमानदार इसलिए कहते हैं, एक मंत्री बेईमानी करता है, प्रधानमंत्री की नॉलेज के बिना नहीं कर सकता। राजस्थान में किसी भी स्टेट का कोई भी मंत्री गलती करता है, बिना मुख्यमंत्री के नॉलेज में ऐसी गलतियां नहीं कर सकता, हम जानते हैं इस बात को। इसलिए जो स्थिति देश की बन रही है वो ठीक नहीं है। बीजेपी पॉलिटिकली करप्ट करती जा रही है, देश को कमजोर कर रही है। चले, यानी कि फेस तो सामने आ ही रहे हैं, नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी चुनाव बनता जा रहा है, लेकिन मुद्दा करप्शन का लेकिन कांग्रेस ईमानदार, इस मुद्दे में करप्शन का एक बड़ा मुद्दा रहेगा। वजह साफ है, बीजेपी लगातार 2013 के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था, अभी तक पीछा नहीं छोड़ा जा रहा है। वही बात रहेगी कि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई ये पार्टी, कांग्रेस पे हमला होगा। और अभी भी आप नरेंद्र मोदी जी को सुन रहे थे, सीधा सीधा कह रहे थे कि वंशवाद के लोग भी यहां पे रहते हैं जो देश में राज कर रहे हैं, कर चुके हैं, और वो लोग ऐसे संकल्पित एक पार्टी के कार्यकर्ताओं से हिसाब पूछते हैं। शील जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि हिसाब तो कोई भी पूछ सकता है, हिसाब के नाम पर बीजेपी की और कांग्रेस को क्यों कटघरे में खड़ा करती है? क्या अभी भी हमें ये माना जाना चाहिए कि 3 साल बाद, जब मई में नरेंद्र मोदी साहब 4 साल कंप्लीट कर चुके होंगे, तो वहां हिसाब जो मांगा जाता है, राहुल गांधी पे कटाक्ष कर रहे हैं, ये अभी लगता है आप लोगों को कि समय है कि अगर हमने कुछ किया तो बता देना चाहिए? योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो किया है वो सामने है। बात गुजरात की है तो ये बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर भी
उंगली उठा रहे हैं और वहां के विकास की भी बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये मोदी जी वहां पर इतनी बार क्यों जा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड बात है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी वहां मुख्यमंत्री रहे हैं तो नेचुरल उनका अटैचमेंट वहां पर होगा, वो एक बचपन उनका वहां पर गुजरा है। और जो है हिंदुस्तान की जो कहना चाहिए कि जो केंद्र सरकार है, अगर वहां की जो छवि है जो गुजरात की है, जो उन्होंने बड़े मेहनत से पसीने से जिसको सींचा है और आज एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर गुजरात को लेके आए, मॉडल के रूप में लेके आए, तो वो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि वो उनकी विरासत सुरक्षित रहे। और जहां तक फेस घोषित करने की बात है, ये अंदरूनी मामला है पार्टी का, और जिसमें भी जो देखा है उन्होंने, एक सबसे जो मैं रीजन में बताना चाहूंगी कि जो एक्सपेरिमेंट किए उसके आधार पर जो अच्छा लगता है वो करते हैं, क्योंकि फेस डिक्लेयर करने पर कई ऐसी कमियां हो जाती हैं, कई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि पार्टी और जो उम्मीदवार है एक दूसरे को हराने लगते हैं। ये अंदर की मैं बात आपको कह रही हूं। तो सब मेहनत मिलकर, सारे जितने भी एमएलए मिलकर चुनाव लड़े और सबकी आम राय बने। जब आम राय से कोई मुख्यमंत्री चुना जाता है तो विकास भी गति पकड़ता है, अन्यथा जो मनमुटाव में जो राज्य की स्थिति हो जाती है वो कोई विकास कहीं पर रुक जाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने विकास है तो सही, विकास दिख रहा है। हाँ। हिंदुस्तान में विकास दिख रहा है, आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र देखिए। मैं बताती हूँ, आपका चश्मा में तो कुछ नजर ही नहीं आता। आप कांग्रेस का जो चश्मा है, उनको तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नजर नहीं आता कि कहां पर भ्रष्टाचार हो जाए, कहां कोयले की खान घोटाले हो जाए, कहां धरती आसमान और जमीन, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां पर घोटाला नहीं करती है सरकार। जनता जानती है, कांग्रेस के नाम से ही उनको पूरी रिमाइंड हो जाता है, इतिहास दोहरा जाता है कि अगर कहीं कांग्रेस आ गई तो फिर वही स्थिति नहीं हो जाए, वही घोटाले नहीं हो जाए। तो जनता बहुत समझदार हो चुकी है और सोच समझ के कि कौन विकास पुरुष है, कौन इस देश को आगे रखेगा, कौन इसकी मर्यादा को बना पाएगा, कौन इसकी अस्मिता को बचा पाएगा। आपके पास में आ रहा हूं श्याम जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि 2013 के दरमियान जो चुनाव प्रचार जिस तरह का था, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को बिल्कुल एक ऐसे इस तरह से कोट करते थे और व्यंग भी चलते थे बीजेपी नेताओं को, एक उनको हादसे पे डालने की कोशिश की गई थी। एक वेव थी उस वक्त की, जो नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे बिल्कुल सटीक माना जा रहा था, और मोदी साहब बिल्कुल उसी तरह से राहुल गांधी की एक इमेज बना चुके थे। अभी क्या लगता है कि राहुल गांधी 2014 वाले वो राहुल गांधी रहेंगे इस चुनाव के दौरान, कि बिल्कुल जो नरेंद्र मोदी जैसे कि, या नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की उस इमेज में या कांग्रेस पे वंशवाद के आरोप लगाने पर थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है? देखिए योगेंद्र जी, 2013 में प्रधानमंत्री के प्रत्याशी हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, उस 14 में चुनाव थे। हाँ, उस नाते से वो राहुल गांधी के ऊपर जिस प्रकार की बात, क्योंकि राहुल गांधी आज भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अभी अध्यक्ष बनने की तैयारी हो रही है, लेकिन उनका बदलाव तो पहले से बदलाव तो दिखने लगा उनमें, कि जब से विदेश गए, विदेश में जाने के बाद उन्होंने अपनी पार्टियों की कमी को विदेश से उजागर किया। उन्होंने दिखाने का प्रयास किया और बताने का प्रयास किया कि हमारी पार्टी में क्या कमियां थी, किस कारण से हम चुनाव हार गए और हम किस स्थिति में आ गए हैं। ये तो उन्होंने सीधे सीधे तौर पर बताने का प्रयास किया। अब क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बाद अध्यक्ष बनने की तैयारी हो रही है, सारी तरह से बातें हो रही है, अब नरेंद्र मोदी आरोप लगाएंगे, किस प्रकार के आरोप, क्योंकि आप शासन कर चुके हो 3 साल केंद्र में। अब आप गुजरात में जाने के बाद आपके 2 मुख्यमंत्री चेंज हो गए, क्योंकि आप गुजरात में स्थिरता नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री पहले आनंदी बहन थी, विवाद हुआ तो उनको रूपाणी को लाना पड़ा, और अब वो अपना नया चेहरा घोषित करने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब गुजरात में भाजपा के अंदर भी कुछ न कुछ विवाद की स्थिति है, गुटबाजी स्थिति है, ये साफ उजागर रही। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी को खुद को और अमित शाह को अपनी पार्टी की कमान संभालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अगर ये चीज है तो उसका फायदा निश्चित रूप से राहुल गांधी उठाएंगे। राहुल गांधी निश्चित रूप से बड़ी सभाएं नहीं कर रहे, वो बहुत छोटी छोटी चीजों को जाकर के वहां लोगों के बीच में जाकर के जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं और जो कुछ कह रहे हैं, उससे कुछ तो बदलाव आ रहा है। कांग्रेस की स्थिति में विघन पैदा करने के लिए बघेला को ले गए वो उठा करके वहां से, और जिस प्रकार की बातें हुई उससे कांग्रेस की स्थिति में भी जिस प्रकार का तेजी से बढ़ना चाहिए था राहुल गांधी को, उसमें कुछ तो स्थिति खराब हुई। लेकिन आप बताइए कि आज की स्थिति में जो कांग्रेस की स्थिति है
उसमें सुधार होगा निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां की कमान संभाले हुए हैं कांग्रेस की, सिर्फ इसी वजह से। और देखिए कि वो भी राजनीतिक रूप से मजबूत हैं। उन्होंने चुनाव कई लड़े हैं, पहले भी लड़ाया है गुजरात में प्रभारी में, और हिमाचल का भी हमारे यहाँ से ही जब भंवर जितेंद्र को लगाया गया, तो राजस्थान का चुनाव, यानी कि राजस्थान के नेताओं में भरोसा किया जा रहा है। राहुल गांधी राजस्थान के दोनों सिपे सलाह ठीक ठाक स्थिति के हैं, इसलिए गुजरात का चुनाव बहुत अहम है कांग्रेस के लिए, निश्चित रूप से कहा जा सकता है। इसलिए राहुल गांधी काफी तरीके से उतरे हुए हैं और वो 1-to-1 स्थिति में जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि मोदी को पिछले एक महीने में चौथा दौरा करना पड़ा और आज गौरव यात्रा निकालनी पड़ी पूरे। श्याम जी, वैसे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कहीं पे भी कोई भी पार्टी हो, जब आप सत्ता में होते हैं तो आप डिफेंसिव होते हैं, और जब आप प्रतिपक्ष में होते हैं तो एग्रेसिव होते हैं। आपकी आक्रामकता होती है, उस वक्त आप डिमांड करते हैं। लेकिन जब सत्ता में होते हैं आप डिमांड केवल एक मतदाता से करते हैं। आप यानी कि आप गेनर नहीं, आप एक लूजर की पोजीशन में होते हैं। आपको गेन करना है तो सिर्फ वोट, लेकिन आप दीजिए, जनता को तो देना होगा आपको, तो जनता जवाब मांगती है। और मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुजरात मॉडल को उन्होंने एक देश में बुलाने की कोशिश की गई, और सबसे अहम जो रोल रहा उसमें नैनो के कारखाने का रहा। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने जैसे ही टाटा को एक एसएमएस के जरिए बुलाया, तो एक मीडिया में जब चीजें आई तो लगने लगा कि हाँ एक विकास पुरुष है। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, उनके सामने एक खुला मैदान भी था कि बहुत कुछ कर सकते थे, क्या भी है, और उनकी प्लानिंग भी होगी। लेकिन आज उन्हें, जब मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि 2012 के दरमियान जो विधानसभा का चुनाव था, उस वक्त वो एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ रही थी। सोनिया गांधी सामने उस वक्त कैंपेनर के रूप में थी, कांग्रेस के नेता और भी थे, लेकिन सोनिया गांधी का काफी, जैसे आज राहुल गांधी का दखल है या राहुल गांधी की चहलकदमी वहां पर बड़ी है, सोनिया गांधी की ज्यादा थी। उस वक्त इतनी आक्रामकता मैं मोदी साहब में नहीं देख रहा था जितनी अब देख रहा हूं। देखा क्या कि क्योंकि चौथी बार बीजेपी को शासन में लाना है, ऐसी स्थिति में बहुत इजीनेस नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सीएम हुआ करते थे तो बहुत अग्रेसिव होते थे, काम करते थे, उनकी पकड़ थी गुजरात के ऊपर, और अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे। अब दोनों ही नेता नहीं है, दोनों ही देश के नेता हो गए। गुजरात में खालीपन है, वहां पर मुख्यमंत्री जो प्रभाव डालना चाहिए था नहीं डाल पाए। अब बाढ़ की स्थिति पर रही, प्रधानमंत्री ने जाकर संभाला, 500 करोड़ दिए। आप देखिए अमित शाह भी वहां पर जाकर के बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अमित शाह का भविष्य, राजनीतिक भविष्य निश्चित रूप से गुजरात चुनाव के ऊपर बहुत अधिक निर्भर करेगा। अगर गुजरात और हिमाचल का चुनाव अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो अमित शाह का आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहना, बरकरार रहना भी मेरे को नहीं लगता कि उनको तीसरी बार, इस बार उनको फिर से दे देगी, क्योंकि इनके अभी तक इनके संविधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बार बन सकते हैं। हो सकता हो कि इनको संविधान में परिवर्तन करना पड़े अगर तीसरी बार बनाना। तो बहुत सारी चीजें हैं कि अमित शाह क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे क्या आगे, या गुजरात की कमान संभालेंगे। ये सारी बातें बहुत राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उथल पुथल वाली बातें दिखने को सामने आ रही है। तो अब राजनीतिक भविष्य को लेकर के किस प्रकार की क्या बातें होंगी, अब नरेंद्र मोदी जो कुछ निर्णय करते थे वो निर्णय माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी में भी कुछ तरह के जिस प्रकार की बदलाव की स्थिति, बहुत सारी चीजें आ गई। जसवंत सिन्हा ने जो कुछ कहा उसके बाद बहुत सारी चीजें आई। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जो 2014 में जिस प्रकार की स्थिति थी वो आज स्थिति उनकी नहीं है, क्योंकि वो अब कहने लगे हैं लोग। चलिए मैं श्याम जी आपके पास में आऊंगा। रामनारायण जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, ये चुनाव बनता जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो चुनाव में एक्सरसाइज बीजेपी ने की थी, बीजेपी के लिए बड़ा एक इलेक्शन कैंपेन था वो, और टास्क भी था, जीत के गए, और जीत के भी बहुत ही अच्छी पोजीशन में, जब राम मंदिर की लहर में भी नहीं जीत पाए थे, उससे भी ज्यादा जीत करके आए सीट से। तो उनका जो एक इलेक्शन मैनेजमेंट है, वही टीम वहां पे काम कर रही है। इसी तरह की चीजें सामने आ रही थी। नोटबंदी तुरंत थी, जो प्रतिपक्ष का एक बड़ा मुद्दा था। तो अभी तो बिल्कुल, क्योंकि नोटबंदी के फायदे नरेंद्र मोदी गिना रहे हैं, एक लंबा वक्त उनको मिल गया। ये कहने को है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का आप उदाहरण देखिए, प्रतिपक्ष ने इसी तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन हम उसमें कामयाब हुए। और अब गुजरात के चुनाव, गुजरात की पब्लिक, क्या ये कहीं पर असर पड़ता है कि जिस प्रदेश का नेता अगर देश का मुखिया हो,
यानी कि प्रधानमंत्री बने तो एक मॉरल सपोर्ट मिलता है वहां के लोगों को कि हमारा प्रधानमंत्री है, कुछ हमारे स्टेट के लिए ज्यादा करेगा। क्योंकि देखिए, दो तरह के विकास लोग चाहते हैं, व्यक्तिगत और एक सामाजिक, या समझिए कि आप अपने राज्य का। जी, ये ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय में आज के समय में बहुत अंतर है। प्रधानमंत्री के ऊपर, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री कोई भी बने, नरेंद्र मोदी जी हैं या जो भी बनते हैं, विश्वास किया जाता है। समय और निकल चुका है। ये साबित हो चुका है कि प्रधानमंत्री जो कहता है करता है या नहीं करता है। उन्होंने कहा था 50 दिन मुझे नोटबंदी में दो, नहीं तो मेरे को चौराहे पे फांसी पे लटका देना। देश की जनता ने उनको दिया, फिर उन्होंने टाइम लिया, फिर दिया, फिर दिया। रोजगार के लिए या जिस तरह से भी उन्होंने कहा, आज कहते हैं कि साहब ये जैसे मॉडल दिखाने थे चीन के, उसको राष्ट्रपति को भी लाए थे, मॉडल उनको भी दिखाया था। अमेरिका वाले भी वैसे लोग आए हैं, रशिया वाले भी आए हैं। इसलिए मॉडल दिखाना और उसके ऊपर रिजल्ट लेना वो मैं नहीं करना चाहता। लेकिन देश की जनता ये जान चुकी है कि अपने आप को ईमानदार बताने वाले करप्ट भी है कि नहीं है। शंका पैदा हो गई है, और सबसे बड़ी शंका उस संस्था के ऊपर हो गई है जो केवल मुखौटा बन के बीजेपी का चल रही है। इसलिए जो स्थितियां बन रही है, देश पीछे जा रहा है, आगे बढ़ना चाहिए, कदम आगे बढ़ना चाहिए, कदम पीछे जा रहा है। किसी एक भी स्टेज पे बीजेपी आज नहीं कह सकती औद्योगिकरण की बात करने वाले उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। ये देश की जनता जान चुकी है। जिस दिन तक उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, इन स्थितियों में संशय था, पैदा हो गई थी, उन्होंने फिर इनको मौका दिया। और ये भी हो चुका है कि जो अमित शाह जो है, उसके परिवार के जो बच्चे का 80 करोड़ का प्रश्न जो संस्था थी किस तरह से हुआ, कितना लोन दिया, कितनी सी प्रॉपर्टी रखी, जो भेदभावपूर्ण तरीका है। ये इलेक्शन कमीशन के तो बार बार कहना नहीं चाहता, लेकिन इलेक्शन कमीशन जहां वाइस्ड हो जाए, पक्षपातपूर्ण तरीका होने लग जाए, कल के कोर्ट्स में भी लाएंगे। जिस तरह से कोर्ट्स में जेम के बारे में और उसके बारे में जो जजेज के चेन के बारे में जैसे चेंजेस कर रहे हैं, तो देश को एक तरफा ले जाना चाहिए। नारायण जी, आपको क्या भी संदेह है इलेक्शन कमीशन की जो अपना एक उनका एक फ्रीडम है उनको मिली हुई है, एक संवैधानिक पद पे लोग बैठे हुए हैं, आपको क्यों लग रहा है ऐसा? संवैधानिक पद कहना नहीं होता है। राष्ट्रपति जी हमारे सिर्फ इसी वजह से कि लेकिन आज परिस्थितियां हो गई है। मेरा जैसा आदमी जो निष्पक्षता की बात करता है, दुनिया कुछ भी कहे, वो राष्ट्रपति के एक्ट को देख करके कहता है को गरिमा के खिलाफ। यूपी के मुख्यमंत्री के आगे खुद जाकर के हाथ जोड़े राष्ट्रपति, उसका कोई स्टेटस होता है? मैं तो कह भी रहा हूं आपसे। और आज जिस तरह से धार्मिकता को पांव के तले रोना जा रहा है मुख्यमंत्री का पद देकर के, और जिस तरह से सीनियरिटी को खत्म किया है आपके हरियाणा में, बीजेपी के लीडर्स को कार्यकर्ताओं जितनी कदर नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। मैं भी, मोदी जी पैदा होंगे तब तो हम शायद चुनाव प्रचार करने लग गए होंगे बचपन में, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता। इतना घटिया स्तर राजनीति का हो जाएगा, देश की जनता जान चुकी है। गुजरात की ऐसा केवल बीजेपी में हो रहा है, बट बीजेपी में हो रहा है। इन्होंने काम नहीं किया धार्मिक उन्मादता के नाम पे। और आज जिनके लिए कहते हैं संस्था, हमारी संस्था ईमानदार, उसका मैं एक एक आदमी को मोदी जी के सामने कह सकता हूं ये करप्ट है, ये करप्ट है, करप्ट है। जिसको मौका नहीं मिला उसने खाना नहीं खाया। लेकिन खाना भी खाओ तो एक एक ग्रास खाओ तो रोटी की रोटी खा रहे हैं। जो मंत्री उस ईमानदार संस्था, यानी छोटा मोटा भ्रष्टाचार तो आप भी अलाउ करते हैं? नहीं, ये प्रजातंत्र का माहौल है। देखिए, मान लीजिए चुनाव लड़ते हैं, अलाउ नहीं करते, नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई नेग्लिजेबल हो, कोई खाता है, जिस तरह का माहौल बना रखा है। लेकिन जिस तरह से करप्ट प्रैक्टिसेज में लोग जा रहे हैं, अमित शाह अपने आपको कुछ भी कहें, उनके बेटे की बात नहीं करता, लेकिन जनरल माहौल हिंदुस्तान में जिस तरह से हो रहा है, आपके मध्य प्रदेश में भी व्यापक घोटाले में कितनी मौतें हो गई, ऐसा किसी दूसरी पार्टी के राज में हो जाता, निश्चित तौर पर देश में तहलका मच जाता। जब शासन तो आप ही का था, तो कुछ भी हो, व्यापक घोटाला हुआ था, आदमी कैसे बढ़ने लगे? यानी कि ये माना जा सकता है कि देखिए, मैं तो ये बात कहना चाहूंगा कि ये माना जा सकता है कि दोनों ही तरफ से करप्शन एक बड़ा मुद्दा होगा। और देश की जनता देख रही है। हाँ। कथनी और करनी मंत्र कितना है? कांग्रेस की कथनी और करनी मंत्र नहीं है। कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ाया है, और जब से ये आरएसएस समर्थित लोग आए, देश बहुत पीछे बिल्कुल बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए ये जो स्थितियां बन रही है गुजरात की स्थिति में देश की जनता जान चुकी है, गुजरात जान चुका है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये कुछ शील दवाई जी, आपके पास में आना चाहूंगा कि
देखिए, अब ये तो पहली बार नहीं हो रहा है कि स्टेज के जरिए नेताओं को जैसे जो मुद्दे मिलते हैं, अवसर मिलते हैं, उसे उसी तरह से बुनाने की कोशिश होती है। आप लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, प्रतिपक्ष भी ऐसे ही कर रहा है। कोई नई बात भी नहीं है, वर्षों से चला आ रहा है। हो तो नहीं ये रहा है कि बस अब जो सीट्स लीडरशिप है वो स्टेट का एक फेस बनकर के चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी कभी कभी ऐसा हुआ, हालांकि आपने इस बात को बिल्कुल तरीके से बताया है कि जब लगता है पार्टी को, किसी को भी, कि हमारे मनमाफिक या हमारा ऐसा एक ब्रांड सामने आ सकता है जिसके नाम पे हमें वोट मिल सकते हैं, हमारी सरकार बन सकते हैं, तो उसे हम आगे लाते हैं, अदरवाइज नहीं लेके आते हैं। लेकिन इस चुनाव में भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों चेहरे बनकर के सामने आ रहे हैं। बीजेपी जब 2014 के इलेक्शन में थी, नरेंद्र मोदी साहब ने जब पार्लियामेंट का चीफ कैंपेनर के नाते, उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के नाते चुनाव लड़ा, और उस वक्त जब चुनाव प्रचार में थे तो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे थे क्योंकि आप लोग प्रतिपक्ष में थे। आज भी लेकिन बातें वैसी ही की जा रही है। अब तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकले 3.5 साल का वक्त हो चुका है केंद्र में, लेकिन मुद्दे वही दिखाई दे रहे हैं अभी भी। नहीं, देखिए, जिस तरह से, जिस हाल में मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, हाँ, क्या स्थिति थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, किसान आत्महत्या कर रहे थे, बेरोजगारी थी, महंगाई चरम, महिलाएं सुरक्षित नहीं, बिल्कुल सुरक्षित महीने के बच्चों के साथ देखिए, तो उस स्थिति से मोदी जी ने स्टैंड इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और निवेश जो जिस तरह से आया, रोजगार देने के लिए युवाओं निवेश तो इतना नहीं आया। मेड इन इंडिया, इजराइल जो सामान खरीदे जा रहे हैं हमारे ऑर्डिनेंस में कमीशन के खाते, हमने जिस तरह से जहां जो सौदा किया गया है, जहां पर हमने किया है, आज हमने लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए स्किल डेवलपमेंट उनको दिया है। और जरूरी नहीं है आप अगर सरकारी नौकरी क्लर्क किए तो आप उसको रोजगार समझते हैं। हमने इतने अवसर पैदा कर दिए कि आप उसका लाभ उठाइए, और हम पैसा भी दे रहे हैं। क्यों आप किसी के अपना खुद का बिजनेस करिए, अपना खुद का इंडस्ट्री खोलिए, खुद भी लीजिए, खुद भी कमाइए, और लोगों को रोजगार भी दीजिए। हमने इस लायक बना दिया है यहाँ के लोगों को। आज देश की जनता जो मोदी जी की सुनते हैं, कि जो मोदी जी कहते हैं करके दिखाते हैं, गुजरात की जनता जानती है कि अगर हमारे राज्य से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता है तो राज्य का तो विकास होता ही है। इसके साथ भी उनको विश्वास है कि अगर कोई बदनाम नहीं, कोई भी बता दीजिए, आज तक किसी भी नेता पे बता दीजिए। आप अमित शाह की कह रहे हैं, आपको पता, अच्छी तरह जानते हैं अमित शाह ने कौन सा घोटाला कर दिया। आप पे इतने घोटाले हुए, आपने कभी मानहानि का दावा किया? नहीं किया ना, क्योंकि आप चोर थे, आप जानते थे कि हमारे अंदर कमी है। अब वो स्पष्ट थे, उनको पता था हम ईमानदार है, इसलिए उन्होंने 100 करोड़ का दावा, उस पर मानहानि का दावा किया। तो आपके पास बचाई कहाँ है? आप तो घोटाले की बात कर रहे हैं ना, जिसने किया उस पे किया ना घोटाले। आप कोर्ट में गए, जिसने भी किया रोहिणी सिंह पे, जर्नलिस्ट थी रोहिणी सिंह पे, तो आप, क्योंकि आप तो पता था, खुद आप गिरे हुए थे, आप में हिम्मत नहीं थी कि आप कोर्ट में जाते। चले, खैर देखिए, आप 100 करोड़ का वो करिए, लेकिन उस वक्त रॉबर्ट वाड्रा पे जब आरोप लगे थे तो बीजेपी ने इसे जमकर बुनाया था। उस वक्त रोहिणी सिंह की बिल्कुल तारीफ की जाती थी और उस पर भरोसा किया जाता था, और कहा जाता था कि मुल्क में आज भी ऐसा जर्नलिज्म है जो बिल्कुल किसी भी भय के बिना अपनी कलम को आगे बढ़ाता है। लेकिन आज रोहिणी सिंह की खबरों पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, और उस पर बिल्कुल 100 करोड़ के एक बीजेपी सिर्फ यही बात कर रही है कि हमने 100 करोड़ का मानहानि का दावा भी उनपे ठोका है। तो नजरिया बदल रहा है राजनीति में। खैर चलिए, कोई नई बात नहीं, ऐसा ही होता है। मन माफी का अगर आपके कोई कमेंट्स आते हैं तो ठीक होता है, नहीं होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप वैसे नहीं लिख पा रहे हैं। मैं एक सवाल आखिरी में श्याम जी आपसे लेना चाहूंगा, कम समय है, ये जानना चाहूंगा कि बीजेपी करप्शन का तो मुद्दा दोनों ही तरफ से होगा। बीजेपी कांग्रेस के वक्त का करप्शन उछालेगी, और कांग्रेस अभी करंट में जो मुद्दे आ रहे हैं सामने उनको उछालेगी। ये तो चलिए कि करप्शन का काउंटर करप्शन से होगा। क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो मैनेजमेंट है, बूथ मैनेजमेंट, जो बीजेपी कह रही है, सभी प्रदेशों में उसे लागू करने की कोशिश कर रही है। एक बड़ी फौज कार्यकर्ताओं की बीजेपी के पास में है, अन्य स्टेट से भी जाएंगे। तो ये सब मुद्दे बीजेपी की उस एक्सरसाइज के आगे लगता है कि प्रभावी हो पाएंगे? देखिए योगेंद्र जी, चुनाव में लोगों के जाने से वोट नहीं मिलता है जी। पार्टी की नीति और सारी नेता जो होता है वो वोट बटोरने का काम करता है। नरेंद्र मोदी ने देश में पार्टी कार्यकर्ताओं के भरोसे की बजाय पार्टी के
नेता के भरोसे सबने वोट दिया युवाओं ने, और वो जिस हिसाब से बीजेपी सत्ता में आई। अब आप गुजरात की बात सुन रहे हैं, अब गुजरात में इनकी स्थिति, 2 मुख्यमंत्री बदल दिया आपने, तो अब आनंदी बहन में क्या कमियां थी, क्यों हटाया गया, ये तो आप ही बताइए। अब रूपाणी को मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री घोषित नहीं करना चाहते आगे चुनाव में, तो इसका मतलब स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती पहले से। चलिए, अब सबकी निगाहें टिकी होंगी, पहले तो डेट कब अनाउंस होती है, उसके बाद में किस तरह का माहौल रहेगा, लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि बिना दूल्हे की बारात सज रही है दोनों ही तरफ से। अब देखना होगा कि दूल्हा सामने कौन आता है, या मतदान होने के बाद जब काउंटिंग होगी, रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही किसी को तय करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, और लगता ऐसा ही है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर बस इतनी नहीं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।